हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो एडिक्शन 3.14। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जो मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में दिखाई पड़ेगी, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी एक साथ सारे के सारे टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर हम फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास से लिंक करने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास में एक टॉपिक था 11th क्लास में, चैप्टर नंबर थर्ड, उसमें 5 डिवीजन थे। चैप्टर का नाम था बेटा प्लांट किंगडम। 5 डिवीजन में पहला डिवीजन था हमारे पास में एल्गी, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा, चौथा था हमारे पास में जिम्नोस्पर्म, और पांचवा हमारे पास में था एंजियोस्पर्म। तो ये 5 तरह के प्लांट्स इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो इन चारों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। बिकॉज एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। इनमें ही सिर्फ फ्लावर्स आते हैं, इन चारों प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं। सिर्फ किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं। और एंजियोस्पर्म के बारे में हमें देखना है, तो हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। ऑल एंजियोस्पर्म्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट हैं, वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमारा ऊजनेसिस वाला जो लेक्चर मैंने लिया था, उसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोनों अपने अपने गैमेट्स बनाते हैं, वो दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है, फिर वो आगे प्रोजिनी बन जाता है। ठीक है, तो जितने भी एंजियोस्पर्म हमारे पास में होते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहती है एनसीईआरटी। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। जो हमारे पास में जो फ्लावर्स हैं, वो एस्थेटिक मतलब मन को भाते हैं, ऑर्नामेंटल गहने के रूप में इस्तेमाल होते हैं, सोशल सामाजिक रूप में बहुत इस्तेमाल होते हैं, रिलीजियस धार्मिक बहुत बड़ा रोल है इनका। कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हर एक धर्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चरल वैल्यू, कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, है ना, ये अपनी एक बहुत अलग वैल्यू रखते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहती है एनसीईआरटी। दे हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। मानव की जो फीलिंग्स हैं उसको व्यक्त करने के लिए, मतलब उसको किसी को बताने के लिए, फ्लावर एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे लव, कौन सी फीलिंग? लव। किसी से आप प्यार करते हैं तो उसको फूल देकर आप उसको बता सकते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अफेक्शन, किसी से आपको बहुत स्नेह है, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, अपना स्नेह दर्शा सकते हैं आप। हैप्पीनेस, आप बहुत खुश हैं तो आप फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, अगर आप किसी बात से दुखी हैं या किसी के दुख में शामिल होने गए हैं तो वहां पर भी आप फूल लेकर जा सकते हैं। एक होता है मौरिंग, मौरिंग मतलब भी होता है शोक। आप किसी की मृत्यु में गए हैं, है ना, कोई डेथ हो गई है, वहां पर आप जा रहे हैं, मोरिंग अपना शोक व्यक्त करने के लिए भी आप फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम ह्यूमंस की फीलिंग, मतलब हम लोग अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड आर द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप किसी मैथ्स के स्टूडेंट से या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज फ्लावर, कि फ्लावर क्या होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। वो बोलेंगे अलग अलग कलर के होते हैं, पेड़ पे लगते हैं, है ना, उनमें से खुशबू आती है, उनसे और भी कई सारी चीज़ें बोल देंगे, है ना। लेकिन वो जो एक बायोलॉजिस्ट जान पाएगा उतना वो फूल के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। ये एक चमत्कार है, ये एक चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल चमत्कार कह रही है हमारी एनसीईआरटी इसको। एंड द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए साइट है, मतलब यहीं पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो उसके फ्लावर्स में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई सा भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको 3 इवेंट पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला इवेंट हमारे पास में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है हमारे पास में फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले चलने वाले इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद चलते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर्स देखनी पड़ती है, मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ता है। दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है हमें, गैमेट फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को हमें पढ़ना पड़ता है। और फिर गैमेट्स बन गए तो गैमेट्स को पास में भी लाना पड़ेगा, मतलब गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, फिर ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है। फिर जब गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो पास पास में आ जाते हैं, और पास में आते ही उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और उसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट द फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर फ्यूजन के बाद में जो सबसे पहली सेल बनती है उसका नाम होता है जाइगोट। तो यहाँ पर क्या आएगा, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। फिर आपको पता है जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। सो देखते हैं हाउ फ्लावर्स आर फॉर्म्ड, कि किसी प्लांट के ऊपर फूल आते कैसे हैं। सो क्या कहती है एनसीईआरटी हमारी, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द फ्लावर इज गोइंग टू फ्लावरिंग हैज टेकन प्लेस। मतलब किसी प्लांट के ऊपर फूल आने से बहुत पहले ही डिसाइड ये हो चुका होता है कि अब इस पे फूल आने वाले हैं। ये सब कार्यक्रम होता किसकी वजह से है, तो प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, द हार्मोन्स ऑफ प्लांट। क्योंकि फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, तो उनकी वजह से ये फ्लावरिंग होती है। तो देखिए ये एक प्लांट है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं शूट, और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रूट। सो जो ये टिप के ऊपर जो मैंने पिंक कलर का जो ये पॉइंट बनाया है, ये एक्चुअल में होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM। शूट के एकदम टिप पर पाए जाने वाली ऐसी सेल्स जिनको मेरिस्टेम कहते हैं, जो ऑलवेज डिवाइडिंग होती है, मतलब हमेशा डिवाइड करती ही रहती है। वैसे ही रूट्स के टिप पर नीचे की तरफ एक सेल होती है, उनको बोलते हैं रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये वाली सेल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। मतलब ये सेल्स फ्लावर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी, और कुछ टाइम बाद इनमें क्या आएगी, बड, बड आ जाएगी इधर इस जगह पर, और बड के बाद में फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। मतलब इस प्लांट ने अब क्या कर दी है, फ्लावरिंग कर दी है। सो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। मैं बहुत ही इजी और अमेजिंग तरीके से आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं एक्चुअल में मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ऐसे करना है आपको, बहुत ही ईजी है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे, है ना, ये डंडी नीचे तक ले जाते हैं एक बार, ठीक है। और एक बार मैं पेटल्स के लिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ मार्कर, ऐसे कर देंगे, और ये हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और मैं मेल पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर से ऐसे कर देता हूँ, ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं। यहाँ से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर एंथर भी बना देंगे। ये सब स्ट्रक्चर मैं आपको भी बताऊंगा, एक बार बन जाए ये। आइए अब देखते हैं हम इनके
लेबलिंग को। सबसे पहले जो फ्लोरल ये जितने भी पार्ट हैं ये सब जिसके ऊपर रखे हुए हैं ना उसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। या फिर इसका दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल ये सबको रिसेप्ट करता है, अपने ऊपर रखता है ये। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो अपने ऊपर सारी चीजें रखता है। जो फूल की डंडी होती है उसका नाम होता है पेडिसिल। क्या नाम होता है उसका? पेडिसिल। आपको जो ये ग्रीन कलर की पत्तियां दिख रही हैं, फूल के नीचे होती भी हैं ग्रीन कलर की जो ये पत्तियां आपको दिख रही है, ये इस एक पत्ती का नाम क्या है? इस एक पत्ती का नाम सेपल है। लेकिन ये एक्चुअल में एक तो नहीं होती है, इनका तो पूरा ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं के से। और आपको जो ये पिंक कलर की इसकी ऊपर वाली पंखुड़ियां दिख रही है, इन पंखुड़ियों को हम एक्चुअल में कहते क्या हैं? पेटल्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा रोज पेटल्स। ठीक है, पर किसी फूल में एक पेटल तो होता नहीं है, तो इन ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों जो फ्लोरल पार्ट है ना, फ्लावर के जो होल हैं मतलब पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं एसेसरी पार्ट। ये दोनों पार्ट्स कौन से पार्ट हैं? एसेसरी पार्ट हैं। जो आपको इधर सेंटर में दिखाई पड़ रही है बीच में, ये कौन है? ये हमारी पिस्टिल है। पिस्टिल, इसको हम कार्पिल भी कहते हैं। मैंने यहां पर एक बनाई हुई है, मतलब ये फ्लोरल का फीमेल वाला पार्ट है। मैंने यहाँ पर एक ही बनाई है, जरूरी नहीं है एक ही हो, किसी फ्लोर में एक से ज्यादा भी हो सकता है। उस एक से ज्यादा के ग्रुप को क्या कहते हैं? गायनोशियम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो एक ये वाला पार्ट है, एक ये है, ये है, ये है, इसमें एक पार्ट को कहते हैं स्टेमेन। क्या कहते हैं? स्टेमेन। इसमें जो मैन वर्ड आ रहा है समझ जाएंगे, इससे मेल के लिए है ये। ठीक है, तो एक तो है नहीं, कितने सारे हैं? एक दो तीन चार, चार है यहाँ पर। अब इन स्टेमेन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये दोनों पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ये दोनों क्या है? एसेसरी पार्ट है। और ये दोनों कौन है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मियाँ है, ये बीवी है। ठीक है, और ये दोनों काजी हैं। हाँ, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, और वो जो दोनों एसेसरी पार्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, और साथ में ही ये पेटल्स तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। मतलब मेल और फीमेल जो यहाँ पर है, यही मेन किसका काम करेगी? रिप्रोडक्शन का काम करेगी। बाकी ये दोनों किसके लिए हैं? एसेसरी का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा में जो होता है वो। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक थैलेमस दिखाई पड़ गया है। ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए इसको। अभी हम स्टेमन को भी अलग से बना के देखेंगे, और हम कार्पिल को भी अलग से बनाकर देखेंगे। इसमें भी इस पार्ट को एंथर कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सबको कहते हैं, ये मैं देखेंगे हम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देख लीजिए। आइए देखते हैं हम स्टेमन को। स्टेमन क्या है हमारे पास में? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? स्टेमन है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? बिल्कुल ऐसा। ये हमारा स्टेमन है। तो अगर मैं इसको यहां से देखूं नीचे की तरफ से, तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रोक्सिमल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? प्रोक्सिमल। और ये जो पार्ट है ये डिस्टल पार्ट है। प्रोक्सिमल मतलब होता है पास में, और डिस्टल मतलब होता है दूर। ठीक है, पी से पास, डी से दूर। तो जो इसका प्रोक्सिमल वाला पार्ट है, आप देख रहे होंगे ये जो है डंडी, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये थिन है और सिलेंडर है। मतलब थिन मतलब पतली है, सिलेंडर मतलब लंबी है। ठीक है, ये जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल वाला पार्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर थैलेमस से जुड़ा हुआ है।
नॉर्मली ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अगर ये थैलेमस से जुड़ा ना होकर पेटल्स के ऊपर जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन को, मतलब पेटल पे अगर जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपी पेटलस, ओ यू एस, एपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं उसको। और ये एपी पेटलस कंडीशन, एपी मतलब ऊपर, पेटलस मतलब पेटल्स के ऊपर, ये कंडीशन किस में देखी जाती है? कुछ फैमिलीज होती है, जैसे सोलेनेसी हो गई हमारे पास में, सोलेनेसी फैमिली, और जैसे एक हो गई हमारे पास में मालवेसी। सोलेनेसी मतलब आलू पोटैटो फैमिली, और मालवेसी मतलब भिंडी की फैमिली। इसके अंदर हिबिस्कस भी आता है, चाइना रोज, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें, और जो ऊपर ये जो पार्ट लगा हुआ है इसको बोलते हैं एंथर, मतलब फिलामेंट के डिस्टिल पार्ट पर जो पार्ट लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? एंथर। ये एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, मतलब इसके अंदर कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। कैसे मान लेंगे हम? इसका डाइसेक्शन कर देंगे, इसको काट देंगे, और काट के कुछ ऐसा ये हमें दिखाई पड़ेगा। मतलब मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके कट कर दिया है, और कट करके आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन को हम देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंदर ये बीच में एक लाइन है जिसमें ये लोब नंबर 1 है, ये वाला लोब नंबर 1 है, और ये क्या है? ये लोब नंबर 2 है। तो कितने लोब होते हैं एक एंथर में? 2 लोब होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बाइलोब स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस एक लोब के अंदर भी है ना, कितनी थीका है? 2। ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं थीका, इस पार्ट जो है ये इसको भी क्या बोलते हैं? थीका। ऐसे ही इस पार्ट को थीका बोलते हैं, इसको भी थीका बोलते हैं। तो एक लोब के अंदर कितनी थीका है? 1 और 2, तो 2 थीका है, इसलिए एक लोब को क्या कहा जाता है? डाईथीकस। क्या कहा जाता है? डाईथीकस। वैसे ही इस लोब को भी क्या कहा जाएगा? डाईथीकस। लेकिन पूरे के पूरे एंथर को क्या कहा जाएगा? टेट्राथीकस। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पूरा एंथर के बारे में अगर बात करी जाए तो एंथर में कितने लोब हैं? 2, तो एंथर को तो क्या कहेंगे? बाइलोब्ड। अब एक लोब के अंदर कितनी थीका? 2, तो एक लोब क्या हो गया? डाईथीकस। दूसरे लोब के अंदर भी कितनी थीका? 2, तो दूसरा लोब भी क्या हो गया? डाईथीकस। लेकिन पूरे एंथर की बात अगर करी जाएगी तो पूरे एंथर के अंदर कितनी थीका है? टोटल 4। तो टोटल 4 थीका होने की वजह से इसको बोलेंगे टेट्राथीकस। आ गई होगी समझ में शायद। और अगर मैं इसकी शेप को देखूं तो मेरे पास में यहाँ पर इसकी शेप आती है बेटा टेट्रागोनल। टेट्रा मतलब होता है हमारे पास में 4, गोनल मतलब होते हैं एंगल्स। यहाँ पर कितने एंगल बनते हुए दिख रहे हैं मुझे? 4, ठीक है। तो इसके पास में 4 एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो थीका है, इस थीका के अंदर हमारे पास में जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये भी ग्रीन वाला पार्ट माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये डाइसेक्ट किया हुआ हमारे पास में एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का हमारे पास में टिपिकल एंथर है। इसको हमने काट दिया है, और काट के हमें अंदर से ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है ये लोब नंबर 1 है, और ये वाला पार्ट है जो ये लोब नंबर 2 है। इसमें 2 लोब होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो ये सबसे बाहर वाली लेयर है इसका नाम है एपिडर्मिस। ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही होगी एपिडर्मिस। जो मैंने रेड कलर की यहाँ पर लेयर बनाई है उसका नाम क्या है? एंडोथीशियम। उसके अंदर जो ब्लू कलर की लेयर है उसका नाम क्या है? मिडिल लेयर। ये तीनों की तीनों जो लेयर होती है ये काम करती है प्रोटेक्शन का। ये बाहर की तरफ होती है, ऑब्वियस सी बात है, सुरक्षा का काम करेगी। तो ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। और एक काम और करती हैं, डाई हेसेंस का काम करती है। मतलब जब जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और वो माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो पोलन ग्रेन बाहर निकलने के लिए एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं डायसेंस। क्या बोलते हैं? डायसेंस। मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये फट जाएगा, और फट के अंदर से क्या निकल जाएगा? पोलन ग्रेन। तो ये कॉम भी कौन करवाता है? ये तीनों लेयर ही मिलकर करवाती है। प्रोटेक्शन भी यही करवाती है और डायसेंस भी यही करवाती है। चौथी और सबसे अंदरूनी लेयर, इसका नाम है टेपेटम। ये काम करती है नरिशमेंट का। इसका काम करती है नरिशमेंट का। नरिशमेंट टू ग्रोइंग या डेवलपिंग पोलन ग्रेन। मतलब
जो माइक्रोस्पोरेंजियम, या मैं कह सकता हूं माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होकर बाद में क्या बन जाता है, पोलन सेक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा है उसको न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा, टेपेटम। ये टेपेटल सेल्स जो होती हैं, इस टेपेटम लेयर की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं टेपेटल सेल्स। ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, अंदर बन रहे पोलन ग्रेन को। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसा क्या है इनमें खास कि ये न्यूट्रिशन बना पाती हैं और न्यूट्रिशन अंदर दे पाती हैं, तो ऐसी कुछ खास चीज होनी चाहिए इनके अंदर। हाँ, तो होती है ऐसी सेल्स जो हमेशा न्यूट्रिशन देती है। आप उनके बारे में दो चीजें हमेशा याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। दो चीजें आप एकदम ईजी तरीके से याद रख लेंगे। पहली चीज कि इनमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब जो इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो एकदम डेंसली पैक्ड होता है, बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ होता है। जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा उतना ही ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उतना ही ज्यादा नरिशमेंट बनेगा। अब जितना ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक न्यूक्लियस काम में नहीं आएगा, तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस चाहिए। तो ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है। ये सेल्स कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आपकी बुक आपसे एक सवाल भी पूछती है कि ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो गई हैं। तो याद रखना, कोई भी सेल है अगर उसका डिवीजन होना है तो सबसे पहले उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मतलब साइटोकाइनेसिस से पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, दो। तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो। और फिर नेचुरली क्या होता है, सेल बीच में से डिवाइड कर जाती है और दो हिस्सों में बट जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है, किसी भी कारण ऐसा अगर ना हो तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए, दो। इसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब मान लो ऐसे ही ये सेल के इस वाले न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाए तो ये दो बन जाए, और इस वाले न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो जाए तो ये दो बन जाए। अब ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड नहीं हो गई क्या, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर आ गई है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब आती है, जब कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, किसी भी कारण से साइटोकाइनेसिस ना हो पाए। तो जो टेपिटल सेल्स होती है उसके बारे में दो खास बात क्या है, ये डेंस साइटोप्लाज्म रखती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और बहुत सारा नरिशमेंट बनाती है, और अंदर पनप रहे पोलन ग्रेन को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेंगे, इसके अंदर होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में क्या याद रखना है आपको, ये होती है कॉम्पैक्टली पैक्ड, एनसीईआरटी कहती है कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनस सेल्स या होमोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, स्पोरोजीनस, इसके वर्ड से पता चल जाएगा। स्पोरो मतलब स्पोर, कौन सा स्पोर, माइक्रोस्पोर, और जीनस मतलब जनरेशन। तो ऐसा टिश्यू भरा हुआ है यहाँ पर अंदर जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा आगे जाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये क्या है, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत टाइटली तरीके से एकदम पैक्ड है। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं और वो सारी सेल्स कैसी हैं, होमोजीनस, मतलब ये जितनी भी सेल्स हैं ये सारी की सारी एक जैसी सेल्स हैं। और ये एक जैसी सेल्स जो हैं वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हैं, बहुत अच्छी तरीके से टाइट तरीके से पैक हो रखी हैं। और बीच में जो है इस पार्ट को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरे पार्ट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बस एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको याद रख लेंगे कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम है ना, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोर। फिर ये माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएगा, मतलब ये माइक्रोस्पोर परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बोलने लगेंगे इसको। क्या बोलने लगेंगे, पोलन ग्रेन। तो जब मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूं कि एक थैला है और इसके अंदर रखी हुई चीज क्या हो गई है, मतलब इसके अंदर कोई चीज रखी हुई है, उसका नाम मान लो ए है और थैले का नाम मान लो वाई है। तो जब ए का नाम बदल के बी होगा ना, तब वाई का नाम बदल के भी जेड हो जाएगा। मतलब जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बन गए, उसी समय क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम अब माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर अब माइक्रोस्पोर है ही नहीं, अब उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, पोलन सैक। सैक मतलब होता है थैला। ये एक ऐसा थैला है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। समझ में आई बात। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, है ना। इसके आगे का टॉपिक हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी बहुत लंबी चलेगी, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।